Well, students, we are going to solve the exercise based on function and its type, that is exercise 1.2 from NCRD. And here is the first question, that so that the function f from r stick to r stick defined by f of x is equal to 1 upon x is 1 1 and onto, where r stick is the set of all non-zero real numbers. Is the result true? If the domain r stick is replaced by n, that is natural number, with codomain being the same as r stick. क्वेश्चन ये है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है जो डिफाइन किया गया है 1 अपॉन एक्स के द्वारा, और जो फंक्शन है वो आर स्टिक टू आर स्टिक के ऊपर डिफाइन किया जा रहा है। आर स्टिक क्या है यहाँ पे? आर स्टिक है यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब आता है कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, मीन्स विदाउट जीरो, एक्सेप्ट जीरो ओनली, जीरो को छोड़ करके। ओके, ये हमें क्या दिखाना है कि ये जो है 1 1 भी है और एक एक की भी है और आच्छादक भी है, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों चीजें हैं ये। तो इसको कैसे दिखाया जाए? इसमें एक सेकंड पार्ट भी है कि क्या होगा अगर इसका जो ये डोमेन है, ये आर स्टिक नॉन जीरो रियल नंबर्स, इसको हम रिप्लेस करें किससे? एन से। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या होगा? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम पहले इसकी इंजेक्टिविटी या 1 1 को देखते हैं। ओके, ये ध्यान रखना कि हमारा जो डोमेन है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो हम क्या करते हैं, वहां से कोई दो नंबर लेते हैं, मान लीजिए वो x1 और x2 हैं, एंड दे बिलोंग्स टू आर स्टिक सच दैट द इमेजेस आर इक्वल, देयर इमेजेस आर इक्वल। आई मीन टू से f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब f हमारा फंक्शन क्या है? f of x इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो f of x1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x1 हो जाएगा। x2 के करस्पॉन्डिंग हमारा 1 अपॉन x2 हो गया, और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई या सॉल्व करके कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। तो ये वो जो ये स्टेप है, ये वो मेथड है, या मैं कहूँ ये इतना हिसाब किताब है, सीधी सी बात है, कि जिससे हम दिखाते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। क्या करना है कि उसकी इमेजेस को क्या कर लीजिए? इक्वल मान लीजिए, और अगर इमेजेस इक्वल आपने ली हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेजेस थी अगर वो भी इक्वल आती हैं तो सीधी सी बात है कि फंक्शन हमारा 1 1 है, और अदरवाइज ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। चलिए, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। अब इसके सब्जेक्टिविटी या ऑन टू की बात करते हैं। अच्छा था, कैसे किया जाएगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं y बिलोंग्स टू r प्लस आर स्टिक। ये y मालूम है कहाँ का है? ये y है इसके कोडोमेन का। ये हमारा जो f फ्रॉम r टू r था, f फ्रॉम r टू r है, इस r का है वो। तो यहाँ का मैंने y लिया है। अब मुझे इसको आच्छादक दिखाना है। इसका मतलब मुझे ये दिखाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज बीइंग एसोसिएटेड with any one of this one. So we take y belongs to this one. So y is equal to f of x, and y is actually 1 upon x. So 1 upon x is equal to y, and now solve it for x. ये अभी y is equal to है, अब हम इसको सॉल्व करके x is equal to निकालते हैं। तो ये बन गया हमारा x is equal to 1 upon y। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 1 upon y आई, और हमारा f of x क्या है? 1 upon x है। तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में fx में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 अपॉन y पुट करेंगे। तो हमारा fx क्या था? 1 अपॉन x था, तो 1 अपॉन x की जगह 1 अपॉन y आ गया, और इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया? ये जो है 1 अपॉन y है, तो ये y ऊपर चले जाएगा। ओके, सो हमारा f ऑफ 1 अपॉन y की वैल्यू भी फिर इससे क्या आ जाती है? y आ जाती है। ये बात, इतना प्रोसीजर है, काफी है। This much is sufficient to prove that the function is onto.
इसका मतलब है ये y कहाँ का था, इसके कोडोमेन का था, सह प्रांत का था। तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट एन x दैट इज 1/y। ओके, यानी हर यहाँ के कहाँ गई ये वाला, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ एक एलिमेंट है। तो ये हमारा फलन क्या बन गया, ऑन टू भी बन गया। अब बात करते हैं इसके उसकी, क्या उसने कहा था कि इसका जो डोमेन है आर स्टिक सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा। अब देखिए अगर इसको हटा देते हैं तो इसके डोमेन को आर स्टिक रिप्लेस बाय एन, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन तभी भी 1 1 रहेगा, लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारा फलन था 1/x। अब 1/x का जो आउटपुट आएगा किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग, वो क्या आएगा, एक इसकी जो रेंज है, आउटपुट है, वो क्या आएगी। सपोज करो क्योंकि हम अब इनपुट हमारा नेचुरल नंबर है, यहाँ से एफ आर टू आर था, यहाँ तो हमारा नेचुरल नंबर। तो अगर हम x की जगह हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगी हमारी 1, 1/2, 1/3, 1/। क्या ये जो हमारी आउटपुट आ रही है ये सारी की सारी इस r के बराबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, नहीं है। सो डोमेन रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होता है, तो ये ऑन टू नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है। चलिए अब इसकी बात करते हैं तीसरे वाले भी। इस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि अब अरब में अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं और साथ साथ में उनके डोमेन और कोडोमेन भी अलग अलग हो रहे हैं। खासकर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किया गया है किस पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। और फंक्शन जो है एन टू एन है, सम दूसरे में जेड टू जेड है। एन टू एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। ओके, अब ये एक्स क्यूब किया गया है, तो इस तरह से आप देखते हैं हमारा कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे डोमेन और कोडोमेन का होता है। तो जैसे अब इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड टू जेड है। अब क्या ये 1 1 है, तो हम इसको देखते हैं। हमने क्या लिया, फिर वही x1 और x2 इसके इस नेचुरल नंबर से लिए और उनके इमेजेस को सेम मान लिया। अब इमेजेस सेम मान ली और इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आता है। यानी कि ये दो, इसके दो फैक्टर आ गए और दोनों 0 है। इससे हमें क्या मिलता है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इससे हमें मिलता है x1 इक्वल टू x2। अब ये x1 प्लस x2 है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये x1 और x2 आए कहाँ से हैं, ये x1 और x2 आए हैं इस n से, यानी ये नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस 0 है, ये कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस 0 है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ये x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, क्योंकि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें x1 की एक ही वैल्यू मिली और वो क्या मिली, x2 में। हमने इमेजेस सेम ली थी, उसकी पे इमेजेस हमारी सेम आ गई, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। अब बात करते हैं इसके ऑन टू होने की। अब क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ओके, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसका रेंज निकाल दें और हम देखते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, नेचुरल नंबर अगर हम इसमें इनपुट करेंगे तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगी। क्या इसके अंदर सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, या क्या हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नेचुरल नंबर के बराबर होता है। अगेन आई कैन से दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू इट्स कोडोमेन, सो अगेन द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। या दूसरा तरीका क्या है, जो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिविटी को कैसे हम एक्सप्लेन करें। तो मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू 5 दैट बिलोंग्स टू n, आई मीन टू से इट्स कोडोमेन से मैंने लिया है। अब हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू 5 लिया, y इक्वल टू 5 लिया था ना, तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या किया मैंने 5 लिया और 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया। इसको सॉल्व किया
तो जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±√5 आ गई। अब ये x कहाँ से होना चाहिए, इसके डोमेन से होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था। अब क्या √5 जो है n में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब y=5 के करस्पॉन्डिंग कोई भी इसकी क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो y=5 जो है अटैच नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, f फ्रॉम z टू z हो जाता है, फंक्शन वही भी है, अभी भी वही है। सेम स्टाइल में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इंजेक्टिविटी के लिए देखिए x1 मैंने 2 लिया और x2 -2 लिया। मैं ये अब दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे फॉलो किया है आपको समझाने के लिए। तो हम देखते हैं कि -2 और +2 दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 हो गया है। ओके, मैनी 1 क्यों हुआ, क्योंकि 2 की इमेज भी 4 आई, -2 की इमेज भी क्या आ गई, 4 आ गई। तो इट इज नॉट 1 1। एंड अगेन वही तरीका मैं यहाँ पे दोबारा बोल सकता हूँ कि हमारा जो फलन है वो क्या है, x² है। x² का आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। जबकि हमारा z टू z है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव नंबर भी हैं, बहुत सारे, और हमें तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि इसका रेंज जो है इसके को डोमेन के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। और एग्जाम्पल मैंने कैसे इसको डिस्कस किया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया y=3। अब f(x)=3 हुआ। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो x कितना आ गया, ±√3 आ गया। ओके, अब क्या x=√+-√3 आया, और x हमारा किससे बिलोंग करता है, इस फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करता है, मतलब कुछ डोमेन से बिलोंग करता है। तो क्या यहाँ √3 होगा, ये सेट किसका है, हमारा पूर्णांक का इंटीजर्स का है। तो यहाँ तो √3 होगा नहीं, क्योंकि √3 इज नॉट है इंटीजर। तो अगेन ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा मैंने, आप ये देख लीजिए कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। यू हैव टू फोकस हाउ टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिखा, y=3 लिया और दिखाया कि y=3 के लिए क्या नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट इन z। ओके, आई वुड लाइक टू वंस अगेन फोकस ऑन that this z means its domain. okay, तो √3 इस z में नहीं है, तो f from z to z is क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की ओर। अगेन पार्ट थर्ड में क्या हमारा फंक्शन वही है, f(x)² है, लेकिन अब r₂r है। अब आप इसको देखेंगे r₂r है, तो ये इसकी इमेजेस को सेम लिया। तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए x1 और x2, दैट बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। x1 का के करस्पॉन्डिंग f(x1) की वैल्यू आई x1 का स्क्वायर, x2 की करस्पॉन्डिंग आया x2 का स्क्वायर। सॉल्व करके हमने देखा कि x1 के दो आंसर आए हैं, या तो अंडर रूट लेकर कीजिए या गुणनखंड करके फैक्टर करके कीजिएगा। तो x1 के दो आंसर आए +-x2, एक ही आंसर आना चाहिए था, तो यहाँ पे दो आंसर आ गए, तो ये 1 1 नहीं है। सब्जेक्टिविटी फिर वही बात आ रही बार बार, ये क्या है, इसका रेंज इसके कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने दूसरे तरीके से इसको सॉल्व किया है कि मैंने क्या लिया, -5 लिया। अब मैं y=-5 लेता हूँ। हमारा फंक्शन है y=f(x)² तो y=-5 हो गया, तो x² -5 होगा। लेकिन जब हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं तब हमारा कितना आता है, √-5 आता है। अब क्या √-5 क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में तो होगा नहीं, वास्तविक होगा नहीं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बना हमारा, फॉर y बिलोंग्स टू -5 देयर इज नो एलिमेंट इन r फॉर विच √-5 बिलोंग्स टू r। तो हमारा f क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, इस प्रोसीजर पे फोकस करना है। आपको ऐसा कुछ दिखाना है कि इस R में कुछ ऐसा है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो इससे कनेक्टेड नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने -5 लिया और मैंने कहा -5 के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा था, √-5 आ रहा था। अब इसमें √-5 तो होता नहीं है, इसका मतलब इसका -5 कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ये आपको समझना है। ओके, तो ये आपका इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये 1 1 भी नहीं निकला और ऑन टू भी नहीं निकला। ओके, अब इसके फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। अब फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, हमारा x³ आ गया और हमारा n to n अभी भी ये फलन डिफाइंड हो रहा है। तो वो प्रोसीजर करके देखिए, यहाँ पे x1 और x2 मैंने क्या लिए, दो नेचुरल नंबर्स लिए हैं, यहाँ से लिए हैं।
उनकी इमेजेस को सेम किया, और इमेजेस को सेम किया, x1 क्यूब इजक्वल टू x2 क्यूब का क्यूब किया, इसको सॉल्व करके, क्योंकि ये यहाँ पे पावर 3 है तो हम क्यूब रूट लेंगे, x1 इजक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया, एक एक आंसर आया है। इमेजेस सेम थी तो प्री इमेजेस मैंने सेम दिखा दी, तो ये 1-1 हो गया। ओके, और इसके ऑन टू को या सब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो उसको फेल करता हो, क्योंकि x क्यूब की बात कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ n टू n है, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 4 लिया, यानी यहाँ का 4 लिया। अब ये 4 किसी न किसी का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब था, है, तो x क्यूब इक्वल टू 4 लिया। x के लिए सॉल्व करने के 4 की पावर 1/3 आया। अब ये 4 की पावर 1/3 कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है ना। 4 किससे कनेक्टेड होगा, 4 की पावर 1/3 से कनेक्टेड होगा। अब यहाँ 4 की पावर 1/3 होगा नहीं, क्योंकि ये क्या किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ओके, सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओनली। हमारे पास तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, 4 की पावर 1/3 होना चाहिए, विच वी नो दैट विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 के करस्पॉन्डिंग 4 की पावर 1/3 वहां नहीं है। ओके, सो देयर इज नो एलिमेंट इन नेचुरल नंबर फॉर दिस वन, सो f इज नॉट ऑन टू। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू greatest integer f x equal to greatest integer is neither 1 nor 1 where this greatest integer denote the greatest integer less than or equal to x। ओके, अब सेम क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में भी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। हमारे पास फलन जो है मॉड ऑफ x है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और फलन परिभाषित हो रहा है r टू r के ऊपर। आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन लिखा है, डिनोट द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इसके अंदर कोई भी इनपुट जाएगा उसका जो आउटपुट आएगा वो या तो इंटीजर आएगा या तो उस नंबर से लेस इंटीजर आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करके। जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू 4 लिया, अब 4 अपने आप में इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 इज इक्वल टू अगेन 4। लेकिन अगर मैं 4.5 लेता हूँ, अब 4.5 से लेस इंटीजर क्या होगा, 4 ही होगा, तो 4.5 की वैल्यू भी क्या होगी, 4.5 होगी, हमेशा लेसर इंटीजर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये 1-1 है या 1-2 है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखने के लिए मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट्स लिए इस आर के, 2.5 और 2.7। अब आप देखिए 2.5 का आउटपुट भी 2 आता है, 2.7 का आउटपुट भी क्या आता है, 2 आता है। ओके, इसका मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स का, 2 अलग अलग इनपुट का आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो 2 अलग अलग 2 इमेजेस सेम आ रही है, जबकि उनकी प्री इमेजेस सेम नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा 1-1 नहीं है। ओके, अगर हम प्री इमेजेस सेम लेते हैं या प्री इमेजेस सेम आती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उनकी इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए थी, एंड वाइस वर्सा। सर्जेक्टिविटी, अब यहाँ पे हम इसका बात करते हैं, जैसे इसका रेंज क्या है। अब हम देखते हैं, क्योंकि इसके जो आउटपुट आ रहे हैं एज पर इट्स डेफिनेशन, आउटपुट इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स and the function is defined from r to r. This is the set of real numbers. However, the range is the set of integers. Clearly, range is not equal to its codomain, so the function is not onto. Okay? अब हमने यहाँ पे किस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये क्या कह रहा है, ये सेम चीज कह रहा है कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, इंटीजर्स का कलेक्शन है, और जो हमारा इंटीजर है वो क्या होता है, आर का सबसेट होता है। होना क्या चाहिए था उसको, इस आर के बराबर होना चाहिए। ये आर कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, कोडोमेन वाला आ रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक और तरीका यहाँ पे दिखाया है, जैसे हम पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए थे।
हमने क्या किया, यहाँ का एक एलिमेंट लिया 2.5, ओके 2.5 रियल नंबर है। अब क्या किसी न किसी का फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वन। सो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी x के लिए 2.5 आना चाहिए, एंड वी नो दैट विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2.5 जो है इंटीजर नहीं है। इसका मतलब इस 2.5 का कोई भी कनेक्शन उधर इसमें नहीं है, तो ये 2.5 छूट गया, तो ये ऑनटो नहीं है। चौथा क्वेश्चन, अब हमें फलन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है मॉड ऑफ एक्स, ओके, एंड फंक्शन है हमारा आर टू आर। डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, यानी वो एक एक और आच्छादक है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं, फंक्शन चेंज कर रहे हैं उनके। इसके बेसिस पे हमारे ये भी क्लियर हो रहा है कि कौन सा फंक्शन किस नेचर का होता है। अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की, अब हमारे पास मॉड ऑफ एक्स आ गया, ओके। मॉड ऑफ एक्स जानते हैं कि इसका रोल क्या होता है, इसको हम समटाइम्स कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ओके। इसका काम क्या होता है, किसी भी इसके इनपुट जो भी होगा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगी, ओके। यहाँ पे जैसे इसको डिफाइन किया गया है, जैसे वेयर एक्स इज द पोजीशन और 0, और मॉड ऑफ एक्स इज -x इफ x इज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ये क्या कहते हैं। इसको भी हमने उसी तरह से लिया है कि हमने यहाँ के दो एलिमेंट्स लिए, एक -2 लिया और एक +2 लिया। अब हम जानते हैं f ऑफ -2 भी +2 आता है, f ऑफ +2 भी जाता है 2 आता है, क्योंकि इस फंक्शन का काम था आउटपुट को पॉजिटिव देना। इनपुट भले ही कुछ हो, यहाँ इनपुट हमने पॉजिटिव ली तो आउटपुट पॉजिटिव आया, यहाँ इनपुट हमने नेगेटिव ली तो आउटपुट फिर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या हो गया हमारा 1-1 नहीं हो रहा है, इंजेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट है, प्री इमेजेस डिफरेंट हैं और इमेजेस क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। ये क्लियर हो गया। अब फिर वही बात आ रही है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। हमने कहा कि इसके आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स होगा, ओके। तो इसके जबकि ये R to R है, यानी कि कौन नंबर कनेक्टेड हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, ओनली पॉजिटिव नंबर, बाकी तो छूट गए, ये ऑन टू नहीं है, ओके। ये आपको मैंने समझाने के लिए ये बात बोली है। लेकिन अगर हमें इसको लिखना हो तो हम लिखने वाले स्टाइल में कैसे ही जवाब देंगे, वो आपके पास यहाँ पे भी है। क्या क्या मैंने यहाँ पे यहाँ का एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और मुझे ये दिखाना है कि ये एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज नहीं है, ओके। y इक्वल टू हम यहाँ पे -2 लिए। अब हमें दिखाना है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -2 है। अब मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव होता है, -2 होता नहीं है। इसका मतलब किसी भी नंबर का मॉडुलस जब -2 नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस -2 के करस्पॉन्डिंग कोई भी x यहाँ नहीं है, सो ये ऑन टू नहीं है, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन। हमें फिर अब फंक्शन की थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन f फ्रॉम r to r है, और फलन fx इज इक्वल टू है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इट इज 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट इज 0, व्हेन x इज लेस देन -1 इट इज -1। तो हमें दिखाना है ये 1-1 ऑन टू वगैरह क्या है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये 1-1 तो नहीं होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब हम when we are talking about those numbers which are greater than 0 then the output is 1. I can say that 0 से ऊपर कोई भी नंबर सोचिए, 3, 4, मैंने यहाँ पे 1 और 3 लिए हैं। अब क्योंकि 1 जो है 0 से ऊपर का है, तो f ऑफ 1 भी क्या होगा हमारा 1 होगा, और f ऑफ 3 भी क्या होगा 1 होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, देन अगेन f इज नॉट 1-1, ओके। और इसके अब बात करते हैं इसके सब्जेक्टिविटी की। तो सब्जेक्टिविटी में यहाँ पे इसके देखिए, इसके आउटपुट में हमेशा 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे x कुछ भी हो। नेगेटिव होने पे -1 आएगा, पॉजिटिव होने पे 1 आ रहा है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके जो रेंज में आ रहे हैं, इसका रेंज जो है -1, 0 और 1 आ रहा है, जबकि हमारा जो कोडोमेन है वो क्या है, R है। दोनों इक्वल नहीं हो भी नहीं सकते हैं, इसका सबसेट है वो है, दिस वन -1, 0, 1 इज द सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, सो इट इज नॉट
ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, A 1 2 3, B 4 5 6 7 और F दे रखा है 1 4 2 5 3 6। अब इसको देख करके हमें ये बताना है ये 1 1 है या नहीं है। ओके, इसके सॉल्यूशन को देखिए क्या करते हैं। हमने 1 2 3 यहाँ लिया है और 4 5 6 7 ये लिए हैं। 1 का आंसर, 1 की आउटपुट 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो प्री इमेजेस हैं वो डिफरेंट हैं 1 2 3 और उनकी इमेजेस भी क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। सो क्लियरली इट इज 1 1। ठीक है, f(1) 4 आया, f(2) 5 आया, ओके, f(3) क्या आया, 6 आया। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A have the different f images in the range. Okay, so it is 1 1. अब now the question number 7. In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto or bijective. Again, we have to check the bijectivity of the given function, and the first part is f from R to R defined by f of x is equal to 3 minus 4x, and the second one is f from R to R defined by f of x is equal to 1 plus x square. See that to check bijectivity or 1 1 and onto, we have to focus on two important things, that what is the domain and the codomain of the given function, and what the function is defined as. Okay, see its solution. Here the solution is, the first part is, we have taken x1 and x2 that belongs to R, I mean to say it's a domain, and considering their images as equal. Okay, so corresponding to x1 the image will be 3 minus 4 of x1, and that will be equal to corresponding the image of f of x2, that is f of x2, and this is 3 minus 4 of x2, and solving this we get x1 is equal to x2, and this is sufficient to prove that the function is 1 1. Now to check the surjectivity, we will consider an element from this R, its codomain, and that is y. Let's suppose y belongs to this R, and that is equal to f of x, and because as f of x is given as 3 minus 4x, so we say that y is equal to 3 minus 4 of x, and solving it for x we get x is equal to 3 minus y upon 4. Now substitute 3 minus y upon 4 in place of x in the given function, so we get only y after substituting 3 minus y in place of x in the given function, that was 3 minus 4x. Okay, so this is sufficient to prove the surjectivity or onto of the given functions, and we can say that the function is onto. Now its second part, where the function is f of x is given as defined as 1 plus x square, and again in the same way consider the two different elements belongs to its domain, and suppose that their images are equal. Now when we solve this equation, one corresponding to x1, that is we get 1 plus x1 square, and corresponding to x2 we get 1 plus x2 square. Okay, let's solve this. We get x1 is equal to x2 and plus x2 and minus x2, because here the squares are there, and taking the square root we will get the two values corresponding to each x1. It means we have considered here the images were equal, but the pre-images are 2. x1 is equal to plus x2 and x1 is equal to minus x2. I mean to say there are two values corresponding to x1, that is plus x2 and minus x2. Okay, so in this way we have got the two different pre-images, so can say the conclusion is that the function is not 1 1. Now for onto, y belongs to R, again in this we will solve it in the same manner as we have previously done it. Consider one of the images from this its codomain, that is y,
and this is equal to x square. 1 plus x square is equal to y. And here I'm going to discuss the surjectivity in another different style, that is by checking its range. Okay, now see, we have the given the function is 1 plus x square, and we know that the square is always positive number, okay, and that is greater than equal to 0. And when we say about 1 plus x square, so definitely if x square is greater than equal to 0, then 1 plus x square is also greater than 1. It means, and 1 plus x square is what? This is the function. We say y is equal to f of x. So we can say that the values of y that is greater than equal to 1. Y was from this its codomain. Okay, so it means the range or the collection of images will be greater than or equal to 1 to infinity. But our codomain is R. 1 to infinity is a part of this R, so it's subset, not equal to R. So again, this function range of, I can say the conclusion is this, that the range of the function is not equal to its codomain. So hence, so I can conclude the function is not onto, or it is not bijective, as this is neither 1 nor onto in both the cases. Okay, I mean to say in the second one example. Let's discuss over the question number 8. Okay, here we are given that two sets A and B such that, okay, its domain is A cross B and its codomain is B cross A. I mean to say this is defined from A cross B to B cross A, such that f of A comma B is equal to B comma A. Okay. Dear students, this video is mainly prepared for the Hindi speaking students, so I will have to speak in bilingual way. Okay. चलिए इसका डिस्कस करते हैं. इसका भी 1 और ऑन टू या बाइजेक्टिविटी चेक करनी है. ओके. तो देखिए हमने क्या किया, हमने ये फंक्शन लिखा है फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए. ओके, और ये इसको किस तरह से इसको परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है. हमने क्या किया है, इस ए क्रॉस बी के दो एलिमेंट लिए. जैसे इसका कन्वेंशनल मेथड है सॉल्व करने का, जो परंपरा है हमारी, कि हम क्या करते हैं, यहाँ के दो एलिमेंट्स लेते हैं, प्री इमेजेस जिनको कहते हैं. मैंने यहाँ x1 और x2 लिया. ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिसाइड कर रहे हैं, तो जो x1 होगा वो भी पेयर वाइज होगा और x2 भी होगा वो भी पेयर वाइज होगा. तो x1 मैंने a कॉमा बी लिया, x2 को मैंने a डैश कॉमा बी डैश लिया है. ओके, अब हम ये मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. इसका मतलब f ऑफ x1 का जो आंसर आ रहा था वो, क्योंकि हमारा x1 है a कॉमा बी, तो a कॉमा बी का आंसर हमारा b कॉमा a आएगा, और x2 हमारा a डैश b डैश है, तो उसका आंसर b डैश कॉमा a डैश आएगा. अब क्योंकि हमने क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह पढ़ा है, तो उसमें हम कहते हैं कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसका मतलब b इज इक्वल टू बी डैश एंड a इज इक्वल टू a डैश. ओके, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है. b इज इक्वल टू बी डैश एंड a इज इक्वल टू a डैश. यानी मेरा जो x1 था वो a कॉमा b था. अब a की जगह मैं a डैश लिख सकता हूँ, b की जगह b डैश लिख सकता हूँ. ओके, ये हमारा x2 बन गया. तो इस तरह से हमारा अगर मैंने प्री इमेजेस सेम माननी है तो उनकी मैंने इमेजेस अगर सेम मानी है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू मैंने f ऑफ x2 लिया है, तो करस्पॉन्डिंग मैंने ये दिखा दिया है कि x1 इज इक्वल टू x2 हो गया है, यानी कि फंक्शन हमारा 1 हो गया. अब इसके ऑन टू के लिए वही वाला स्टाइल दोबारा फॉलो करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसका जो कोडोमेन है बी क्रॉस ए, वहाँ से एक एलिमेंट लिया हमने y. ओके, बी क्रॉस ए इसके कोडोमेन से लिया, और हम ये मान के चलते हैं इस y के करस्पॉन्डिंग एक a क्रॉस b का एक एलिमेंट है x, दैट इज a कॉमा b. अब क्योंकि हमारा f ऑफ a कॉमा b का आंसर y था, तो y की जगह मैंने क्या लिखा, a डैश b डैश लिखा. लेकिन f ऑफ a कॉमा b का जो सॉल्यूशन आता है वो b कॉमा a आता है, तो b कॉमा a अब इसके बराबर हो जाएगा. फिर इनमें कंपैरिजन करेंगे तो b इक्वल टू a डबल डैश आ जाएगा और a इक्वल टू b डबल डैश आएगा. यानी जो हमारा a कॉमा b था तो वो हमारा b डबल डैश a डबल डैश आ गया. यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू b डबल डैश, f ऑफ x एक्चुअली a कॉमा b था,
अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, बी डबल डैश ए डबल डैश, और इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ए डबल डैश बी डैश आ गया, फिर जो कि हमारा वाई हो गया। एफ ऑफ एक्स को मैंने वाई दिखा दिया। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग टू एवरी पेयर फ्रॉम बी ऑफ बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट एन पेयर दैट इज ए कॉमा बी और एक्स फ्रॉम ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया हमारा ऑन टू हो गया है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी था, ऑन टू भी था, तो हमने ये दिखा दिया कि ये बाइजेक्टिव है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास ये जो फलन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2, जब एन क्या है हमारा ऑड है, और n/2 है जब n क्या है इवन है। यानी जब हम नेचुरल नंबर्स में इवन की बात कर रहे होंगे तब हम n/2 का यूज़ करेंगे, और जब हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको दिखाएंगे कि फिर वही इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी 1 और सर्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी या बाइजेक्टिव, इसको चेक करना है। ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए हमने क्या किया। आप इसको ज़रा गौर से देखिए, ये जो n+1/2 है ये फंक्शन कब है, जब n ऑड है, ठीक है, और ये n इवन है। मैं क्या करता हूँ, एक ऑड नंबर लेता हूँ और एक इवन नंबर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इस नेचुरल नंबर से x1 = 1 लिया और x2 = 1 लिया। अब क्योंकि x1 = 1 लिया तो ये 1 क्या है, ऑड है, तो इसका जो आउटपुट आएगा f ऑफ x1 आएगा, मैं वो यहाँ से निकालूंगा क्योंकि ऑड के लिए ये है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 1 आता है, और क्योंकि हमारा ये जो 2 है वो इवन है, तो अब f ऑफ x2 का आंसर के लिए हमें इसको यूज़ करूँगा, तो वो भी 1 आता है। तो क्योंकि मैंने प्री इमेजेस डिफरेंट ली थी, लेकिन इमेजेस के हमारे समझ में आ गए, तो क्लियर एंड कट इट इज़ नॉट 1 1। अगर आप इसको जनरलाइज वे पे देखेंगे तो जैसे f ऑफ 1 = f ऑफ 2 सेम आया, उसी तरह से f ऑफ 2n - 1 = f ऑफ 2n = n आएगा। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 नहीं हुआ। अब उसके बाद हम इसका ऑन टू वाला पार्ट से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ का n लेता हूँ। ओके, अब अगर दो चीज़ें हैं, y अगर ऑड भी हो सकता है, y इवन भी हो सकता है। अब मान लीजिए y ऑड है, f ऑफ x = y में हमने क्या किया, ऑड की जगह 2y - 1 लिखा है, x की जगह 2y - 1 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ऑड में रख करके तो हमारा आंसर क्या आता है, क्योंकि 2y - 1 ऑड है तो मैं उसको यहाँ पुट करूँगा, उसको रख करके y आ जाता है। उसी तरह से इवन के लिए 2y, तो मैं अब यहाँ पे पुट करता हूँ तो उसको सॉल्व करके ओनली y आता है। तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। हम क्या करते हैं कि इवन, यहाँ पे तो इवन और ऑड का भी केस है, तो हम y = f ऑफ x लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं x के लिए। अब x का जो आंसर आता है वो यहाँ फलन से आता है हमारा, एक आ जाता है 2y - 1 और एक आता है 2y। ओके, तो हम उसको दोबारा वहीं पुट करके देखते हैं, अगर उसका आंसर y आता है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो ये दोनों, ये 1 1 तो है नहीं लेकिन ऑन टू है ना, तो इसकी ये बाइजेक्टिव मिला करके ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। अब आपके पास सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा फलन जो है f(x = x - 2 होल अपॉन x - 3 है, और यहाँ ये परिभाषित किया गया है a to b के ऊपर। हमारा a क्या है, r-3, b क्या है, r-1। ये मैं यहाँ पे बताता हूँ ये a r-3 क्यों हुआ है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है x - 3 वो 3 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए इसके डोमेन में 3 नहीं हो सकता है। ओके, आगे देखेंगे कि इसके कोडोमेन में 1 क्यों नहीं है। खैर, लेट्स डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। तो फिर वही हम क्या काम करेंगे, दो इमेजेस को सेम मान के चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x1 के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आया x1 - 2 अपॉन x1 - 3 x2, और यहाँ x2 के करस्पॉन्डिंग आया x2 - 2 अपॉन x2 - 3। और इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि x1 = x2 आ गया, एंड दिस इज सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दैट द फंक्शन इज 1 1। ओके,
और इंजेक्टिविटी हम के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका कोडोमेन है वहाँ के एक एलिमेंट को लेते हैं। मान लीजिए वो हमने क्या लिया है, y लिया है, एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ आगे क्लियर होगा क्यों नहीं है, ये 1 के इक्वल क्यों नहीं है। ओके, तो हमने y इज इक्वल टू एफ लिया और इसको सॉल्व, ये y इज इक्वल टू एफ है। अभी पिछली स्लाइड में मैं जो कह रहा था कि हम इसको सॉल्व करते हैं x के लिए, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो इस 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 या 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 माइनस वाई लिखा हुआ है। अब x ये जो आंसर आया है ये एक प्रकार का फंक्शन है y के टर्म्स में। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा 1 पे, इसलिए y इज़ नॉट इक्वल टू 1। और ये y मैंने कहाँ से लिया था, इस b से लिया था, यानी b में 1 नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ पे परिभाषित किया गया था कि ये अदर देन 1 के लिए। ओके, तो सीधी सी बात है कि करस्पॉन्डिंग जो हमने y लिया है बिलोंग्स टू b दैट इज अदर देन 1, उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ एक x होगा। हम क्या करेंगे, आप इसकी सब्जेक्टिविटी ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, उसमें डायरेक्टली ये रख दें 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, और उसको सॉल्व करके देखते हैं ये y आता है या नहीं आता है। अगर ये आ जाता है तो ये क्लियरली हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि इसका ये हमारा y आ गया, अब y की क्या वैल्यू नहीं पॉसिबल हो सकती है, 1 नहीं पॉसिबल, यानी कि इसका रेंज जो है अदर देन 1 पॉसिबल है, अदर देन 1 ऑल रियल नंबर्स हैं, और यही तो हमारा यहाँ पे इसका कोडोमेन है। तो सीधी सी बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो रेंज है दैट इज़ इक्वल टू इट्स कोडोमेन, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती है तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड नाउ हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आपके पास MCQ टाइप में है। We are given a function that is fx from f of x is equal to x raised to the power 4 है। ओके, और हमें चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू है या नहीं है, या मैनी 1 ऑन टू है, मतलब बहु एक अच्छादक है, एक एक तो अच्छादक नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ओके, यहाँ पे क्लियर है, देखो f फ्रॉम r टू r है और फंक्शन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 है। चलिए, अब x रेज टू द पावर 4 ये पावर इवन है। ओके, खैर इसका सॉल्यूशन यहाँ देते हैं, x की पावर 4 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 एंड माइनस 2 टू डिफरेंट एलिमेंट ली इस r से, उसके डोमेन से, और f ऑफ 2 का आउटपुट भी 16 आएगा, माइनस 2 का आउटपुट भी क्या आएगा, 16 आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। आई कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, फिर दूसरी बात आ रही है, अभी ऑन टू है या नहीं है, x की पावर 4 है। ओके, इट मीन्स आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि पावर 4 होने का मतलब पावर इवन है, और इवन पावर से आउटपुट क्या आता है, हमारे पॉजिटिव आते हैं, और पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन जो हमारा कोडोमेन है वो r है। अब इसमें तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, निगेटिव भी होंगे, लेकिन रेंज हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो इट्स आई कैन से दैट द रेंज इज नॉट इक्वल टू इट्स कोडोमेन, so the function is not onto, and I can say that neither the function is 1 1 nor onto. So which option is correct? Neither 1 1 nor onto. The option D is correct. Okay, and in similar way we are going to discuss the question number 12, the last question of this exercise. Here we are given, हमें function दे रखा है f of x is equal to 3x and from r to r. Okay, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं सीधे से ये कहता हूँ, देखिए बेटा कि हमारा जो ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 3x है, ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 होते हैं। आप इसको MCQ फॉर्म में तो ये दे रखा है, और इसको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो लीनियर फंक्शंस होंगे वो r टू r के ऊपर सीधे सीधे रियल नंबर टू रियल के ऊपर क्या होंगे, 1 1 होंगे, ये होंगे। तो ये उस स्टाइल में इसको सॉल्व किया, ये 1 1 आ गया। अब इसके आउटपुट की बात करते हैं, फिर वही वाली बात है, क्योंकि हमारा फंक्शन r टू r डिफाइंड हो रहा है। ओके, और आउटपुट जो हमारी आ रही है वो 3 के मल्टीपल्स के रूप में आ रही हैं। ओके, अब ये देखिए मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 3x किया, इसको सॉल्व करके x की जगह क्या आ गया, y बाई 3 आ गया। अब y क्या है हमारा, या y क्या एक रियल नंबर है, तो अगर ये रियल नंबर है तो रियल अपॉन 3 भी अगेन रियल नंबर होगा,
और ये क्या है, यानी ये रियल नंबर बन रहा है, तो x भी एक रियल नंबर बना। आई मीन टू से करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर दिस होल इज रियल नंबर, दिस होल इज रियल नंबर, सो दिस इज रियल नंबर। बस आपने ये देखना ये क्या निकला, रियल नंबर निकला, और ये भी क्या है, रियल नंबर है। सो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑटो पी हो गया। सो और ये हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.2. See you in the next exercise, that is 1.3 very soon.